पहाड़ों के बीचों बीच से गुजरा एक विमान थाई एयरवेज फ्लाइट 311 कुछ ही पलों में काठमांडू एयरपोर्ट के रनवे 02 पर लैंड करने वाली थी। हर चीज समय के हिसाब से ठीक ही चल रहा था। इसी बीच पायलट ने एटीसी से अपना डिस्टेंस एयरपोर्ट से 5 मील बताया। उसके बाद फ्लाइट 311 और एटीसी के बीच यही आखिरी संपर्क थी। बिना मेडिकॉल और इमरजेंसी डिक्लेयर किए हुए बिना यह विमान बादलों से गिरे हुए पर्वतों के बीच कहीं गायब हो गई। जहाज में ना ही कोई टेक्निकल फॉल्ट और ना ही कोई एरर, तो ऐसी क्या वजह थी कि यह विमान रहस्यमय ढंग से हादसे की शिकार हो गई थी। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। नेपाल की राजधानी काठमांडू एक ऐसा जगह जहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्वत द माउंट एवरेस्ट को देखने आया करते हैं। हवाई एक ऐसा मार्ग है जिसके जरिए प्रकृति की देन इस भव्य सौंदर्य और विशालकाय पर्वत को आकर देखा जा सकता है। लेकिन अचानक से बदलते मौसम और घने बादलों के बीच यह सौंदर्य पर्वत भी अपना कभी कभी खूंखार रूप को धारण कर लेती है, जिसके कारण सबसे ज्यादा दिक्कत हवाई जहाज के पायलटों को हो जाता है। क्योंकि काठमांडू में बसा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। इस एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए विमान के पायलटों को आम एयरपोर्ट के बजाय अलग और अच्छे से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि रनवे के दोनों तरफ विशालकाय ऊंचा और खराब पर्वत है। और तो और पायलट के लिए यही चीज सबसे खतरनाक और चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर ढंग से और पूरी कंसंट्रेशन के साथ लैंडिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। नहीं तो छोटी सी गलती, गड़बड़ी और एक भूल चूक मतलब यहाँ मौत को दावत देना बात बराबर है। खैर 31 जुलाई 1992 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक एयरबस A310 मॉडल का विमान थाई एयरवेज फ्लाइट 311 99 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर के साथ डोनम्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस सफर में बैंकॉक से काठमांडू को लगने वाली समय लगभग 3.5 घंटे की थी। 1992 के समय की यह सबसे मॉडर्न और एडवांस एयरक्राफ्ट थी। खैर उड़ान के तकरीबन 3 घंटे बाद यह जहाज काठमांडू की एयर स्पेस में दाखिल करता है। अक्सर जब भी इस रास्ते से फ्लाइट गुजर रही होती है तो पैसेंजर्स विमान की खिड़कियों से हिमालय पर्वत यानी द माउंट एवरेस्ट को देख इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। पर मानसून का महीना चलने के कारण उस दिन फ्लाइट 311 के यात्री उस नज़ारे का लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उस दिन चारों तरफ माउंट एवरेस्ट घने बादलों से घिरी हुई थी। खैर लैंडिंग से आधे घंटे पहले फ्लाइट 311 के पायलट 3 बार काठमांडू एटीसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर एटीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन चौथी बार कांटेक्ट करने पर एटीसी रिप्लाई देता है और 11,500 फीट की ऊंचाई को मेंटेन करने के लिए कहता है। कुछ अंतराल के बाद फ्लाइट 311 11,500 फीट पर आ जाती है, पर घना बादल होने के कारण पायलट को आगे की सीनरी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। विजिबिलिटी एकदम जीरो था। इसलिए ऐसे केस में पायलट इंस्ट्रूमेंट्स फ्लाइंग कर रहा था। पर यह इंस्ट्रूमेंट्स फ्लाइंग होता क्या है, थोड़ा इसे पहले समझ लेते हैं। जब पायलट को सामने की सीनरी या सराउंडिंग्स विंडशील्ड से नहीं दिखती है तो उस वक्त पायलट कॉकपिट में लगा हुआ नेविगेशन डिस्प्ले स्क्रीन को देखकर विमान को चलाता है, तो उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स फ्लाइंग। खैर थाई एयरवेज फ्लाइट 311 लैंडिंग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी फ्लाइट में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। पायलट विमान की गति को कम करने के लिए फ्लैप्स को 15 डिग्री पर सेट करता है, पर किसी मैकेनिकल खराबी के कारण यह अटक जाता है। अब फ्लैप्स क्या होता है इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लैप्स फ्लाइट के लैंडिंग के करने का वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसके एक्सटेंड किए जाने पर विंग की सरफेस एरिया बढ़ जाती है, जिसके कारण विमान की गति कम होने लगती है, बट इसे स्लो स्पीड में प्लेन फ्लाई कर सकता है। खैर फ्लैप्स खराब हो जाने पर पायलट लैंडिंग करने के प्लान को कैंसिल कर देता है, क्योंकि फ्लाइट 311 एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक आ चुका था और अभी भी वो बहुत ऊपर था। इसलिए कैप्टन एटीसी के परमिशन के बिना विमान को जल्दी से राइट डायरेक्शन में मोड़ लेता है, ताकि सामने वाले पहाड़ से कोलिजन ना हो। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, काठमांडू में लगभग हर फ्लाइट दक्षिण दिशा से ही टेक ऑफ और लैंड करती है, क्योंकि एयरपोर्ट के दूसरे साइड मतलब उत्तरी दिशा में 20,000 फीट ऊंचा पहाड़ है। इसलिए कोई भी पायलट सामने जाकर रिस्क लेना नहीं चाहता। खैर फ्लाइट के एयरपोर्ट से टर्न किए हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। इसलिए एटीसी कैप्टन से पूछता है, आप एयरपोर्ट से कितने मील दूर हो? कैप्टन जवाब में 5 मील बताता है, पर एटीसी को ये बात हजम नहीं होता, क्योंकि अभी 5 नहीं बल्कि लगभग 25 मील की दूरी पर होना चाहिए था। इसलिए एटीसी कंफर्मेशन के लिए पायलट से दोबारा पूछता है 5 या 25 मील।
कैप्टन जवाब में कहता है 25 नहीं बल्कि हम लोग एयरपोर्ट से अभी 5 मील दूर है, और इसके कुछ मिनट बाद ही विमान क्रैश हो जाता है। फ्लाइट 311 और काठमांडू एटीसी के बीच यही आखिरी संपर्क होती है। घटना के एक दिन बाद एनटीएसबी लगातार 2 दिन तक एयरपोर्ट के दक्षिण दिशा में सेक्टर बाय सेक्टर क्रैश साइट का पता लगाता है, लेकिन फ्लाइट 311 का कोई पता नहीं चल पाता। पर घटना के 48 घंटे बाद वहां के गांव के निवासी इन्वेस्टिगेटर को क्रैश साइट का पता बताते हैं। जब बताए गए एरिया में हेलीकॉप्टर द्वारा सर्च किया जाता है तो सही में प्लेन का मलबा वहां पे बिखरा पड़ा रहता है। पर यह इन्वेस्टिगेटर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आश्चर्यजनक हो जाता है, क्योंकि फ्लाइट 311 एयरपोर्ट के साउथ नहीं बल्कि एयरपोर्ट के नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर क्रैश हुआ था। जब आखिरी बार एटीसी पायलट ने संपर्क किया था तो विमान एयरपोर्ट के साउथ डायरेक्शन में था, तो फिर नॉर्थ डायरेक्शन में यह फ्लाइट कैसे क्रैश हो गया। और इन्वेस्टिगेटर को यही चीज़ सुलझाने के बजाय और उलझा कर रख दिया। जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को डिकोड किया गया तो बहुत बड़ा राज का खुलासा हुआ। एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है। गाइस, इस केस को समझने के लिए फ्लाइट 311 की लैंडिंग प्रोसीजर को थोड़ा सा हमें फिर से देखना होगा। लैंडिंग से 25 मिनट पहले फ्लाइट 311 11,500 फीट पर घने बादलों के अंदर प्रवेश करता है। उसके कुछ मिनट बाद ही पायलट रनवे 02 पर लैंडिंग करने का परमिशन मांगता है। कोई भी ट्रैफिक नहीं होने के कारण एटीसी रनवे 02 पर लैंडिंग करने का इजाज़त दे देता है। पर इसके कुछ मिनट बाद ही मौसम और ज़्यादा खराब होने के कारण एयरपोर्ट की तरफ बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होने लगती है, इसलिए रनवे 02 को बंद कर दिया जाता है। इधर एटीसी भी फ्लाइट 311 के पायलट को इन्फॉर्म कर देती है हैवी रेन के कारण रनवे 02 अभी बंद है, इसलिए आप नॉर्थ डायरेक्शन से रनवे 20 पर लैंड कर सकते हैं। पर कैप्टन को ये चीज़ पसंद नहीं था, क्योंकि उत्तर दिशा से रनवे 20 पर लैंड करना एक रिस्की और चैलेंजिंग लैंडिंग था। घने बादलों में पायलट बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए कैप्टन 02 पर लैंड करने के लिए एटीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर एटीसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। और तो और इधर विमान का फ्लैश भी अटक जाता है। सब ऐसे हालात में कैप्टन को नया तरकीब सोचता है, क्यों ना विमान को इंडिया के कलकत्ता एयरपोर्ट पर ले जाकर इमरजेंसी लैंडिंग कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ का रनवे ज़्यादा बड़ा है। इसलिए कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को विमान का फ्यूल चेक करने के लिए कहता है कि आखिर कलकत्ता एयरपोर्ट तक जाने में कितना फ्यूल लगेगा। पर जब तक फर्स्ट ऑफिसर कुछ बोल पाता, एटीसी पायलट को एक अच्छी खबर देता है, रनवे 02 फिर से खुल चुका है, आप लैंड कर सकते हैं। और इधर फ्लैप्स की भी समस्या खत्म हो चुकी थी, यह नॉर्मल पोजीशन में काम करने लगता है। पर रनवे क्लोज और फ्लैप्स प्रॉब्लम की वजह से डिसेंड करने में बहुत लेट हो चुकी थी। सो फ्लाइट 311 एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक भी आ चुका था, अभी भी वो बहुत ऊपर था। इसलिए कैप्टन एटीसी से कांटेक्ट करता है और लेफ्ट टर्न मोड़ने का परमिशन मांगता है, बट लेफ्ट साइड में ट्रैफिक होने के कारण एटीसी उसे परमिशन नहीं देता। उसके बाद एटीसी से पायलट का संपर्क कुछ देर के लिए टूट जाता है, पर फ्लाइट 311 को किसी भी हाल में लेफ्ट या राइट तो मुड़ना ही था। इसलिए कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को रोमियो वे पॉइंट का कोड एफएमएस में डालने को कहता है, पर पायलट के द्वारा दिए गए कमांड को एफएमएस कैच नहीं करता। एफएमएस फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम यह एक तरह का कंप्यूटर है जिसमें कि कोड डालने पर पायलट को रास्ता दिखाता है, और एफएमएस का कैलकुलेटेड रिजल्ट सामने लगे नेविगेशन डिस्प्ले स्क्रीन पे शो होता है। पर नेविगेशन डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई भी रास्ता नहीं दिखने के कारण कैप्टन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हेडिंग नॉब को 25 से 45 डिग्री पर घुमा देता है, जिससे कि प्लेन राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। बिना किसी गाइड और इंस्ट्रक्शन के कैप्टन घने बादलों में हेडिंग नॉब को घुमाया जा रहा था और घुमा ही जा रहा था। और तो और कैप्टन को बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो अभी कहाँ पे है, पर इन्हें लग रहा था कि वो अभी रोमियो वे पॉइंट के आसपास है। इसलिए कैप्टन दोबारा से फर्स्ट ऑफिसर को रोमियो वे पॉइंट के कोड को एफएमएस में डालने को कहता है, पर इस बार भी फेल हो जाता है। और तो और काठमांडू एयरपोर्ट पे कोई रडार नहीं होने के कारण एटीसी को पायलट द्वारा बताए गए हेडिंग, डायरेक्शन और डिस्टेंस पे डिपेंड रहना पड़ता था। इसलिए एटीसी पायलट से डिस्टेंस का पता लगाता है। कैप्टन रिप्लाई में 5 मील बताता है, पर एटीसी को यह थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि 5 से 7 मिनट हो चुके थे। फ्लाइट को अभी रोमियो वे पॉइंट के आसपास होना चाहिए था, जो कि एयरपोर्ट से 25 मील की दूरी पर थी। इसलिए एटीसी कंफर्मेशन के लिए पायलट से फिर से पूछता है 5 या 25 मील, पर कैप्टन कहता है
हम लोग एयरपोर्ट से अभी 5 मील दूर है और इस बातचीत के कुछ मिनट बाद ही कॉकपिट में GPWS वार्निंग अलार्म बजने लगती है, पर कैप्टन इस वार्निंग अलार्म को फॉल्स बताता है एंड लास्टली फ्लाइट 311 की टक्कर एयरपोर्ट से 20 मील दूर उत्तर दिशा में हो जाती है और उसी वक्त पैसेंजर समेत सारे क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। सो गाइस, फ्लाइट से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का मन में सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।